नमस्ते दोस्तों। हमने एक वीडियो बनाया था भारत के संविधान की प्रस्तावना पे, और वह वीडियो मैंने एक कॉपी में बनाया था और वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए बच्चों ने कहा तो मैं अब एक बोर्ड का अरेंज किया कहीं से। अब ये टॉपिक अपन दोबारा से पढ़ते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो टॉपिक है, वह टॉपिक प्रस्तावना क्या है, तो इसके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करनी है। देखो, अपन कहीं भी जब भी कोई चीज पढ़ते हैं, प्रस्तावना जो है उसको उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका भी कहते हैं। देखो, पहली बात तो है कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं। देखो, उद्देशिका इसलिए कहते हैं कि भारत का जो संविधान का निर्माण हो रहा था, और भारत के संविधान का निर्माण कौन कर रही थी? संविधान सभा निर्माण कर रही थी। उस समय संविधान सभा के एक सदस्य थे और उस सदस्य का नाम था पंडित नेहरू। और नेहरू के द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को कब 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था, और आगे जाके यही उद्देश्य प्रस्ताव की झलकें अपने को कहाँ देखने को मिलती है? भारत की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। इसीलिए उद्देशिका को ही अपन क्या कह सकते हैं? भारत के संविधान की प्रस्तावना कह सकते हैं। दोस्तों, बात आती है भारत की प्रस्तावना क्या होती है। देखो, प्रस्तावना क्या होती है? भारत का संविधान बहुत बड़ा संविधान है, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं, बहुत सारे भाग हैं। इसलिए अपन ये कहते हैं, इतने जो बड़े संविधान का जो सार है वही क्या है? प्रस्तावना है। बहुत बड़ी चीज को आप छोटे से रूप में प्रस्तुत कर देते हो, वही उसकी प्रस्तावना होती है। जैसे दोस्तों, आपने देखा होगा, आप 10वीं 12वीं में जब आप निबंध लिखते थे किसी भी चीज पे, वेस्ट टीचर पे, गाय पे, अपने राष्ट्रीय पुस्तक पे, माई बेस्ट क्लास टीचर पे, तो वो 5-6 पेज का आप निबंध लिखते थे। उसमें आप पहली 5-6 लाइनें जो प्रस्तावना की लिखते थे, उसमें आप वो सार दे देते थे। तो भारत की प्रस्तावना यही है, भारत के संविधान की प्रस्तावना यही है कि भारत का संविधान का जो सार है वही अपने को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या चीज कहती है? भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है भारत के संविधान को लागू होने की तिथि। क्या क्या बताती है? भारत का संविधान कब लागू होगा, ये हमें कौन बताता है? ये हमें प्रस्तावना बताती है। भारत के संविधान के क्या उद्देश्य हैं? भारत के संविधान बनाने के लिए उसके क्या उद्देश्य रखे गए हैं? भारत के संविधान के उद्देश्य क्या रखे गए? और तीसरी चीज, ये भारत का संविधान, उसके लक्ष्य क्या है? ये तीनों की तीनों चीजें अपने को कहाँ मिलती है? भारत की प्रस्तावना को पढ़ने से मिलती है। पहली बात आती है कि 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तावना दी गई थी, उस समय भारत की प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया गया था। और भारत के संविधान की प्रस्तावना को फिर स्वीकार कब किया गया था, या संविधान में कब इसे माना गया था? देखो, एक मामला होता है 1960 को, और इस मामले को जानते हैं अपन, किस नाम से जानते हैं? बेरुवारी विवाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेरुवारी विवाद के नाम से जानते हैं। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि प्रस्तावना क्या नहीं है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1960 का यह मामला बेरुवारी विवाद के नाम से फेमस हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि प्रस्तावना क्या नहीं है? संविधान का भाग नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखनी है, सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा था कि अगर संविधान का कोई एक शब्द अस्पष्ट है, या एक शब्द के कोई 2 अर्थ निकलते हैं, तो अपन प्रस्तावना को क्या कर सकते हैं? मार्गदर्शन के रूप में ले सकते हैं। या जो चीज अपने को प्रस्तावना से अपने को देखने में अच्छी लगे, या प्रस्तावना जिस चीज को सोल्यूशन कर रही है, अपन उसमें मार्गदर्शन के रूप में ले सकते हैं। 1960 का यह मामला बेरुवारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके 13 साल बाद 1973 में मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और उस मामले को जानते हैं अपन केशवानंद भारती।
किस नाम से? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद के नाम से जानते हैं। जब 1973 में यह मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, बहुत बड़ी पीठ थी, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है? प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं, बल्कि आप प्रस्तावना में भी उसी तरीके के संशोधन कर सकते हो जिस तरीके के संशोधन आप किस में करते हो? संविधान में कर सकते हो। आप कोई भी संशोधन ऐसा नहीं कर सकते जिस आप उसी तरीके के संशोधन कर सकते हो जिस तरीके के संशोधन करने की आपको अनुमति भारत के संविधान में, या आप जिस भी तरीके से अनुच्छेद 368 के तहत आप क्या कर सकते हो? संशोधन कर सकते हो। दोस्तों 1960 में बेरोबारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना क्या नहीं है? संविधान का भाग नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर संविधान का कोई एक भाग अस्पष्ट है या कोई एक शब्द जिसका अर्थ दो निकलते हैं, तो अपन संविधान की प्रस्तावना को क्या कर सकते हैं? मार्गदर्शन के रूप में ले लेते हैं। 1973 में जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है, तो प्रस्तावना को संविधान का भाग कब माना गया था? 1973 में माना गया था। और कब नहीं माना गया था? 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दोस्तों बात आती है कि ये प्रस्तावना है क्या? अपन प्रस्तावना कहां से लेके आए हैं? या विश्व में सबसे पहले भारत का जो भी संविधान है, तो वो ज्यादातर संविधान अनेक देशों से अपन ने ग्रहण किया है, और यह चीज भारत के संविधान के आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की है कि भारत के संविधान को क्या माना जाता है? उद्धारों का संविधान माना जाता है। देखो विश्व में सबसे पहले अपने संविधान में इस प्रस्तावना को सम्मिलित करने वाला पहला जो देश बना था, वह देश था दोस्तों अमेरिका। अमेरिका वो पहला देश था जिसने अपने संविधान में किसको सम्मिलित किया था? प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। और अपन भी प्रस्तावना को कहां से लेके आए हैं? अमेरिका से लेके आए हैं। तो भारत की प्रस्तावना कहां से लेके लाई गई है? अमेरिका से। यह प्रश्न आ जाए, विश्व में पहली बार वो कौन सा देश है जिसने अपने संविधान में क्या की थी? प्रस्तावना को सम्मिलित की गई थी। वो देश कौन सा है? अमेरिका। एक देश और आता है दोस्तों, उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। कई बार कंफ्यूज आता है कि बच्चे पूछते हैं सर प्रस्तावना अमेरिका से लाई गई है या ऑस्ट्रेलिया से? देखो भारत की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है, लेकिन जो प्रस्तावना की जो भाषा है, जो शैली है, वो अपन कहां से लेके आए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लेके आए हैं। तो प्रश्न आ जाए कि भारत की प्रस्तावना कहां से लाई गई है, तो प्रस्तावना लाई गई है अमेरिका से। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे बात आती है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में अनेक जो व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या क्या चीजें कही है। एक व्यक्ति आता है मणिपाल कीवाल। क्या नाम आता है? मणिपाल कीवाल। उन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा था, प्रस्तावना क्या है? परिचय पत्र। परिचय पत्र का मतलब होता है भारत के संविधान का परिचय करा रही, किसी भी देश के संविधान का उसकी प्रस्तावना क्या करा रही है? परिचय करवा रही है। दोस्तों आपके पास परिचय पत्र होता है, वोटर आईडी, तो वो आप भारतीय हो उसका परिचय करवाती है। तो किसी भी देश के संविधान का क्या करवा रही है? परिचय करवा रही। एक व्यक्ति हुए थे ठाकुर भार्गव दास। भार्गव दास ने कहा था कि ये संविधान की क्या है? आत्मा है। दोस्तों आत्मा क्या होती है? आत्मा को आप क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। आप आत्मा को देख नहीं सकते। दोस्तों आप बहुत सारी आत्मा को आप देख नहीं सकते, आत्मा को आप क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। जैसे आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आपसे बहुत अधिक प्यार करता हूं, या मैं आपसे बहुत अधिक घृणा करता हूं या नफरत करता हूं, तो आप उस घृणा को क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। आप उसको देख थोड़ा ना सकते हो। आप ये थोड़ा ना कह सकते हो कि वो मेरे से 5 किलो नफरत करता है या फलाना व्यक्ति मेरे से 10 किलो प्यार कर सकता। आप उससे कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता है या बहुत ज्यादा नफरत करता है, उसको आप क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। एक और व्यक्ति हुए थे कियन मुंशी। कियन मुंशी ने इसे क्या कहा था? संविधान की कुंजी कहा था। क्या कहा था? कुंजी कहा था। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात जो दोस्तों आती है कि प्रस्तावना क्या चीजें बताती है, मैंने बताया था पहले बताती है कि संविधान को लागू होने की तिथि क्या है।
वह अपने को कहां से देखने को मिलती है, भारत की प्रस्तावना से मिलती है। देखो भारत का संविधान कब लागू किया गया था, भारत का संविधान कब लागू किया गया था। अपन जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो अपने को पता चलता है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था। दोस्तों भारत का संविधान लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कई बार प्रश्न आता है, कई बच्चों को पढ़ाया जाता है बार बार कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। नहीं दोस्तों, प्रस्तावना पढ़ते हो तो आपको साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को ही हम भारत के संविधान को क्या कर रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आत्मर्पित कर रहे हैं। देखो 26 नवंबर 1949 को हम भारत के संविधान को क्या कर रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, आत्मर्पित कर रहे हैं। अंगीकृत का मतलब होता है 26 नवंबर 1949 को हम भारत के संविधान को लागू कर रहे हैं। अंगीकृत का मतलब होता है लागू करना। 26 नवंबर 1949 को ही हम भारत के संविधान को क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। और दोस्तों उसी समय भारत के संविधान के 16 अनुच्छेद क्या कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। तो क्या ये 16 अनुच्छेद भारत के संविधान में नहीं थे क्या, या 16 अनुच्छेद भारत के संविधान का हिस्सा नहीं थे क्या? तो भारत का संविधान, इसको अपन आंशिक रूप से बोल सकते हैं, आंशिक रूप से, क्योंकि पूरा संविधान अभी लागू नहीं हुआ है। आंशिक रूप से भारत का संविधान क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो भारत का संविधान लागू होने की तिथि अपने को कहां पता चलती है, भारत की प्रस्तावना पढ़ने से पता चलती है। दोस्तों पूरा संविधान लागू हुआ था भारत का 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू हुआ। ये एक अनुच्छेद आर्टिकल 394 जब अपन पढ़ते हैं तो अपने को पता चलता है कि भारत का संविधान पूरा लागू कब किया गया था। पूरे लागू होने का जिक्र 394 में है और लागू होने का जिक्र कहां पे है, प्रस्तावना में है। अधिनियमित का मतलब होता है हम भारत के संविधान को क्या कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं। आत्मर्पित का मतलब होता है कि हम भारत की जो जनता है वो अपने आप को किसके प्रति समर्पित कर रही है, संविधान के प्रति समर्पित कर रही है। जनता ने क्या किया, अपने आप को किसके प्रति समर्पित कर दिया, संविधान के प्रति समर्पित कर दिया। जनता ने कहा आज से हम वो कोई कार्य नहीं करेंगे जो संविधान के उपबंधों के क्या हो, खिलाफ हो। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे भारत का संविधान क्या हो, खतरे में हो या भारत के संविधान का कहीं उल्लंघन हो। तो जनता ने अपने आप को किसके प्रति समर्पित कर दिया, संविधान के प्रति समर्पित कर दिया। भारत के संविधान को लागू होने की तिथि अपने को कहां मिलती है दोस्तों, भारत के संविधान को लागू होने की तिथि अपने को प्रस्तावना पढ़ने से पता चलती है। दूसरी बात आती है कि भारत के संविधान के उद्देश्य क्या थे, क्या उद्देश्य रखे गए थे। देखो भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हो तो पहली लाइन लिखी हुई है हम भारत के लोग, क्या लाइन लिखी हुई है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जब आप लाइन पढ़ते हो तो इसका दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ निकलता है कि भारत की संविधान का निर्माण किसने किया था। भले ही दोस्तों भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया होगा, लेकिन उस भारत के संविधान के निर्माण के जो अंतिम स्रोत है वो कौन है, जनता है। उस संविधान के निर्माण की जड़ें कहां से निकलती हैं, जनता से निकलती हैं। उसकी जड़ें कहां से निकलती हैं, जनता से। दोस्तों 1922 में गांधी जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि भारत की जनता के भाग्य विधाता कौन होगी, जनता स्वयं होगी। हम किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं देते हैं कि वह व्यक्ति भारत की जनता का क्या लिख दे, भाग्य लिख दे। लेकिन बाद में दिक्कत आई कि इतनी बड़ी जनता अपना भाग्य कैसे लिखेगी या संविधान कैसे लिखेगी। तो नेहरू जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि वैश्विक मताधिकार के तहत हम क्या करेंगे, संविधान सभा का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो उसी संविधान सभा के निर्माण से क्या, संविधान सभा के निर्माण से किसका निर्माण किया गया था, जनता का। दोस्तों तो भारत के संविधान के अंतिम स्रोत कौन है, जनता है। उसके बाद में आता है कि भारत
की जो जनता है, हम भारत के लोग, दूसरा जो अर्थ निकलता है कि भारत में सर्वोच्च कौन है, भारत में सर्वोच्च कौन है। देखो दोस्तों, कई बार आता प्रश्न आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत में सर्वोच्च राष्ट्रपति महोदय है, या भारत में सर्वोच्च प्रधानमंत्री है, या भारत में न्यायपालिका। सब देखो, हम भारत के लोग, लाइन आप पढ़ते हो तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है और उससे साफ अर्थ निकलता है कि भारत में सर्वोच्च कौन है, जनता है। भारत में सर्वोच्च कौन है, जनता है। भारत में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है, भारत में सर्वोच्च पदाधिकारी की बात आ जाए तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च पदाधिकारी है राष्ट्रपति महोदय। भारत में सबसे बड़ा पद किसका है, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है भारत में, लेकिन सर्वोच्च कौन है, जनता है। भारत में सर्वोच्च कौन है, जनता, और सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है, राष्ट्रपति है। क्योंकि ये सबसे बड़ा पद है जरूर, लेकिन दोस्तों उसकी कोई एग्जाम नहीं होती है, ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जो भारत में सबसे बड़ी जिस जनता में है उसको ही राष्ट्रपति को चुन के भेजती है, भले ही वह अप्रत्यक्ष रूप से चुनती होगी, लेकिन वह जनता कहती है कि हाँ, आप भारत के सबसे बड़े पद पे हो, आज से आप हमारे सर्वोच्च पदाधिकारी हो। तो दोस्तों, हम भारत के लोग से पहला क्या अर्थ निकलता है कि भारत के संविधान की जो अंतिम स्रोत है वो कौन है, जनता है। और दूसरा जो अर्थ निकलता है वो निकलता है कि भारत में सर्वोच्च कौन है, भारत में सर्वोच्च जनता है। भारत में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है, राष्ट्रपति महोदय है। दूसरी बात आती है कि हम भारत के लोग में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित है। दोस्तों, हम भारत के लोगों में भारत शब्द 2 बार उल्लेखित है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित है। भारत शब्द 2 बार उल्लेखित है। हम भारत के लोग भारत को पहली लाइन में 2 बार इस भारत शब्द का क्या है, उल्लेख है। तो आप भारत की प्रस्तावना पढ़ते हो, और क्या उद्देश्य थे भारत के संविधान की प्रस्तावना का। भारत के संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य थे, आप पढ़ते हो एक शब्द आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र से आप भली भांति परिचित हो। लिंकन की वो परिभाषा याद होगी आपको कि लिंकन ने कहा था कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। देखो, जिस देश की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती हो वह देश क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। सरकार 2 तरीके से जनता चुनती है, एक तो जनता प्रत्यक्ष रूप से जिसको वोट देती है, और एक अप्रत्यक्ष रूप से। भारत की सरकार भले ही जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती होगी, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आगे जाके किसका निर्माण करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जिस देश की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है वो देश कौन सा कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। आगे एक शब्द और मिलता है भारत की प्रस्तावना में, गणतंत्र। दोस्तों, गणतंत्र शब्द का क्या मतलब होता है। आप भारत का संविधान पूरा पढ़ोगे, आपको गणतंत्र नाम के शब्द कहीं भी नहीं मिलेगा संविधान के अलावा, प्रस्तावना के अलावा। संविधान में गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष या जिस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी किसके द्वारा चुना जाता हो, जनता के द्वारा। और भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है दोस्तों, राष्ट्रपति। भले ही राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं चुनती होगी, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसका राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का जो भी पद है, भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी का पद वंशानुगत नहीं है। भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी का चुनाव कौन करती है, जनता। जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता हो वो देश कौन सा कहलाता है, गणतंत्र देश कहलाता है। दोस्तों, कई बार बात आती है कि स्वतंत्र भारत की बात करता है कोई व्यक्ति, किसकी बात करता है, स्वतंत्र भारत की बात, स्वतंत्र भारत की बात करता है कोई व्यक्ति, कहता है तो भारत देखो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था, लेकिन भारत गणतंत्र नहीं था। 15 अगस्त 1947 को अपन आजाद हो गए थे, लेकिन अपन दोस्तों गणतंत्र नहीं थे। गणतंत्र अपन कब बने, अपन गणतंत्र बने 26 जनवरी 1950 को, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र जी ने शपथ ली थी। और राजेंद्र जी के शपथ लेते ही भारत कौन सा राष्ट्र बन गया था, गणतंत्र राष्ट्र बन गया था, क्योंकि भारत ने सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब किया था, 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र जी ने शपथ ली थी। उसी के उपलक्ष्य में भारत कौन सा राष्ट्र बन गया था, गणतंत्र राष्ट्र बन गया था।
दोस्तों कई बार प्रश्न आ जाता है कि कई बार कहते हैं कि हम स्वतंत्र भारत में पहली बार, तो मतलब वो बात कर रहा 15 अगस्त 1947 की, और अगर कोई व्यक्ति कहे मैं गणतंत्र भारत में पहली बार, तो वह व्यक्ति बात कर रहा 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के क्या उद्देश्य, एक शब्द आता है कि भारत के संविधान के पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द आता है दोस्तों। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि भारत की जो भी सरकार चुनी जाएगी वो किसी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देगी, या भारत की जो भी सरकार है उसके लिए सभी पंथ क्या है, समान है। एक शब्द आता है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष। बेसिकली दोनों के एक ही अर्थ होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है गांधी जी द्वारा जो सत्य की खोज की थी, गांधी जी ने कहा सत्य ही धर्म है, आप सत्य बोलोगे भाई। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत पंथ निरपेक्ष देश है, भारत किसी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देगा, भारत की सरकार जो भी है वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। इसका कदापि यह मतलब नहीं है कि भारत सरकार धर्म विरोधी है, लेकिन भारत सरकार किसी धर्म विशेष की राजनीति नहीं करेगी। राजनीति उसका धर्म है, वह किसी धर्म विशेष की राजनीति नहीं करेगी। भारत में सभी धर्मों को क्या है, सम्मान प्राप्त है। उसके बाद में दोस्तों बात आता है कि भारत के संविधान के लक्ष्य क्या रखे गए थे, क्या लक्ष्य थे। देखो भारत के संविधान के लक्ष्य लिखे गए थे, भारत के व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना, न्याय प्रदान करना। भारत की प्रस्तावना अपने को प्रत्येक भारतीय को 3 तरह की न्याय प्रदान करती है। भारत की प्रस्तावना कहती है कि हर भारतीय को 3 तरह की न्याय प्रदान होनी चाहिए। कौन सी न्याय, सामाजिक न्याय, कौन सी न्याय, आर्थिक न्याय, और कौन सी न्याय, राजनीतिक न्याय। भारत की जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि भारत के हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्राप्त होनी चाहिए। दोस्तों न्याय जो भारत के न्याय की बात करता, भारत का संविधान वो एक बात करता भारत की प्रस्तावना में। और कई बार प्रश्न आ जाता है कि भारत की प्रस्तावना के अलावा न्याय शब्द का कहाँ उल्लेखित है, तो अपन नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो उसमें भी संविधान का अनुच्छेद 38 किसकी बात करता है, न्याय की बात करता है। उसके बाद में दोस्तों बात आती है भारत के संविधान में पहली प्रस्तावना क्या किन की बात करता है, प्रत्येक भारतीय को न्याय दिलाने की बात करता है। कौन, कितने तरह की न्याय, 3 तरह की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद में बात करता है स्वतंत्रता की, किसकी बात करती है, स्वतंत्रता की। भारत की प्रस्तावना कहती है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और कितने तरह की स्वतंत्रता प्रदान करता है, 5 तरह की। इसके अलावा दोस्तों अपन आर्टिकल 19 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 19 पढ़ते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों में, तो वो भी स्वतंत्रता की बात करता है। और कितनी स्वतंत्रता देता है, 6 तरह की स्वतंत्रता देता है। यहाँ अपने को प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता प्रदान है, 5 तरह की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये 5 तरह की स्वतंत्रता अपने को प्रदान होती है। उसके बाद में भारत की प्रस्तावना किसकी बात करती है, भारत की प्रस्तावना बात करती है समानता की। किन की बात करती है, समानता की। प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि समानता मिलनी चाहिए। किसकी समानता, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। ये 2 तरह की समानता अपने को भारत की प्रस्तावना देती है। प्रस्तावना के अलावा संविधान का अनुच्छेद 16 पढ़ते हैं अपन, तो वह भी किन की बात करता है, समानता की बात करता है कि नौकरियों में लोक नियोजन की समानता। आपने मौलिक अधिकार पढ़े हुए तो याद होगा कि अवसर की समानता या सरकारी नौकरियों में समानता। तो और क्या, वो एक शब्द आता है दोस्तों, इसके बाद में शब्द आता है बंधुत्व। कौन सा शब्द आता है, बंधुत्व। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बंधुत्व शब्द कहां से लिया गया है। देखो समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीनों ही शब्द कहां, फ्रांस की क्रांति के नारे हैं। किसके नारे हैं, फ्रांस की क्रांति के। ये तीनों ही शब्द कहां से लिए गए, अपन फ्रांस से लिए गए। तो दोस्तों ये तीनों ही शब्द अपन कहां से लिए हैं, फ्रांस से लिए गए। ये तीनों ही शब्द किसके नारे हैं, फ्रांस की क्रांति के क्या है, नारे हैं।